Good morning, all of you. Today we will discuss socialism. First of all, we will understand how the concept socialism emerged. The first name which generally we associate with socialism is Karl Marx. All of you are aware of this. सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग समाजवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला नाम जो हम लोग समाजवाद के साथ जोड़ते हैं वो कार्ल मार्क्स का है। बट द सोशलिज्म इज़ नॉट actually with started with Karl Marx. It came centuries before Marx. ये कार्ल मार्क्स से बहुत पहले का ये डेवलपमेंट है। इवन प्लेटोज रिपब्लिक कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि उसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और प्रॉपर्टी की बात की गई थी और गार्जियन क्लास के लिए, और इसलिए सोशलिज्म का कंसेप्ट मार्क्स से स्टार्ट हो रहा है ऐसी बात नहीं है। उसके हमें कई प्रेडिसेसर्स मिलते हैं जिसमें प्लेटो के कम्युनिज्म से भी इसको कंपेयर किया जाता है। Now come to the earliest development. Utopian thinker Sir Thomas More's socialism is, you can say that it is a starting point. He advocated about communal ownership. जो सामुदायिक स्वामित्व की बात थॉमस मोरे करते हैं उनको यूटोपियन सोशलिस्ट भी कहा जाता है, कि जो भी हमारे अंदर जितनी भी कमियां होती हैं, एंटीडोट्स होते हैं ऑफ द सिन, द प्राइड, एनवी, ग्रिड, लालच और शत्रुता, दंभ, इन सब के एंटीडोट, इन सब को काट के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेस है, स्केस रिसोर्सेस है, उसका समुदाय का उस पर स्वामित्व होना चाहिए। इन इस बुक यूटोपिया, जो कि 1516 में पब्लिश हुआ था, वो एक काल्पनिक समाज को कंसेप्चुलाइज करते हैं, और ये सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें कि मनी का कंसेप्ट उस तरह से अबॉलिश रहेगा, और वहाँ वो सोसाइटी कैसे होगी जहाँ द सोसाइटी, सोशलिस्टिक सोसाइटी वेयर मनी विल बी अबॉलिश्ड, मतलब मनी का कंसेप्ट, और हर जो हाउस होल्ड रहेगा वो कुछ ना कुछ गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, हर परिवार समाज के प्रति कुछ अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, एंड एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू विदड्रॉ व्हाट दे नीड फ्रॉम सोसाइटी, कॉमन रिसोर्सेज पुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी समाज के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उसमें से जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको वो प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। देयर आफ्टर जो डेवलपमेंट होता है वो इंग्लिश सिविल वॉर होता है फ्रॉम 1642 टू 1651 के समय में। काफ़ी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे जो कि इस समय उभर कर आते हैं। उनका मैं मानना था कि जो गॉड है उसने अर्थ को सबके लिए क्रिएट किया है, और इसलिए यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस है उसको कॉमन तरीके से, यानी इसका जो सोशलिज्म का, जैसे हम लोग लिबरलिज्म पढ़ रहे थे, उसका जैसे कोर वैल्यू था लिबर्टी, तो सोशलिज्म का कोर वैल्यू जो है इक्वालिटी है, यानी सबके इक्वल ट्रीटमेंट, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, सबका इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज होना चाहिए। इसलिए जो सोशलिस्टिक व्यू है वो एग्रेरियन सोसाइटी से ही हम देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर लेबरर की तरह काम करते थे, तो अब वो जो एग्रेरियन विजन ऑफ सोशलिज्म था उसको चैलेंज किया गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, क्योंकि वो विज़न भी किया था कि सारे वर्कर्स, क्योंकि वो स्वेट बहा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन पर उनका भी पूरा राइट होना चाहिए। अब लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पीजेंट और फार्मर्स यानी कृषक और जो छोटे किसान थे वो सब माइग्रेटेड होकर टाउन सिटीज़ की तरफ जाने लगे, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में काम करने लगे। अब वो पहला कृषिगत अर्थव्यवस्था तो रही नहीं, तो कैपिटलिज्म ने क्या किया, जो वर्कर्स की कंडीशन है उसको काफ़ी दयनीय बना दी, और इस पैथेटिक कंडीशंस में क्या होता है कि धीरे धीरे सोशलिज्म का कंसेप्ट अब इमर्ज होकर आता है, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जो इल इफेक्ट्स है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़े वर्कर्स पर, पीजेंट पर, लेबर क्लास पर, उसको उन्होंने फोकस किया, जिसमें सेंट साइमन, जिनका 1760 से 1825 इनकी टाइमिंग है, वो एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट थे, मतलब फ्रांसीसी अभिजात्यवादी थे, जिसने लेसस फेयर कैपिटलिज्म, जिसकी हम लोग कल चर्चा किए थे इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत, कि हस्तक्षेपवादी जो पूंजीवाद की बात है उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, और प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं कि एक नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के डेवलपमेंट को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। वो मानते हैं कि जो प्लान्ड इकोनॉमी है तो उसमें क्या होगा कि कोई सफ़र भी नहीं करेगा, और सबकी नीड को फुलफिल करने में भी इकोनॉमी सक्सेसफुल होगी। सेंट साइमन के ही किसके डिसाइपल थे, वो अगस्त कॉम्टे के थे। तो अगस्त कॉम्टे जिसने कि आइडिया दिया था पॉजिटिविस्ट की आइडिया, जो प्रत्यक्षवाद का आइडिया था,
और उसी आइडिया को फिर सेंट साइमन आगे बढ़ाते हैं और मानते हैं कि साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से पूर्वानुमान लगना चाहिए और सोशलिस्टिक कंट्रोल होना चाहिए रिसोर्सेज पर, तब जाके हम एक प्रॉपर सोसाइटी का इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से साइमन और कॉम्टे दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक तरह से रिप्रेजेंट किया है एक सेंट्रलाइज वर्जन ऑफ सोशलिज्म का, यानी केंद्रीकृत नियंत्रण के अंतर्गत सोशलिज्म डेवलप हो और उस संसाधनों का उस आधार पर उचित रूप से वितरण हो सके। अब जो बाकी भी अदर थिंकर्स थे जिन्होंने डिसेंट्रलाइज वर्जन ऑफ सोशलिज्म को इम्पोर्टेंस दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्जन डेवलप होता है। जैसे लिबरलिज्म की अलग अलग स्ट्रीम्स थे, वैसे सोशलिज्म के भी अलग अलग स्ट्रीम डेवलप होते हैं। जैसे चार्ल्स फूरियर है, वो फ्रेंच सोशलिस्ट थे, फ्रांसीसी समाजवादी थे, और उनका कहना था कि जो कमर्शियल सोसाइटी है वो हमेशा एक मतलब अंधे की तरह वो वेल्थ, उसको संपत्ति, पूंजी के कलेक्शन में लगी रहती है, और पीपल इसी से कंसर्न रहते हैं कि कैसे वो मनी अर्न कर सके और प्रॉफिट कर सके। इसलिए वो एक ऐसे आइडियल आदर्श सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे जिसमें हार्मोनियस सोसाइटी हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने वाला हो, और ऐसी कम्युनिटी में नियर अबाउट 600 पीपल हो सकते हैं, और ये सब लोग फ्रीली वर्क करें, लगातार काम करें, और ये लोग कम से कम जो अपना श्रम कर रहे हैं उस श्रम को वो शेयर करना, साझा करना सीखें, और वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही करें, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम ना करें, दूसरों के इंटरेस्ट के लिए भी काम करें। आगे चलकर इस सोशल थॉट को रॉबर्ट ओवन डेवलप करते हैं, जिनकी टाइमिंग है 1771 से 1858 में। वो एक ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे, ब्रिटिश पूंजीवादी थे, और वो चाहते थे कि जो अर्ली कैपिटलिज्म शुरुआती पूंजीवाद में जो कमियां थी उसको हटा दिया जाए। इसी वजह से वो अपने लाइफ में आगे चलकर सोशलिस्ट बन जाते हैं। 1800 में उन्होंने स्कॉटलैंड में एक उन्होंने मॉडल टेक्सटाइल फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, और ये काफ़ी जो फैक्ट्रीज पहले से काम कर रही थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पर और कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर फोकस किया जाता था, उन सारे नॉर्म्स से अलग ये फैक्ट्री के नॉर्म्स थे, और वर्किंग कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, वर्किंग आवर्स काफ़ी कम थे, और बच्चों को ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करना अलाउ नहीं था। इसलिए वो जो अपना ये व्यू देता है सोशलिस्टिक, इसको अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में उसने अपने व्यूज़ को रखा, जो 1813 में पब्लिश होती है। अब हम इसके जो सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो मेनली चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक पूंजीवाद है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के जो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं, और वो नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इससे गरीबी बढ़ी है, इससे असमानता बढ़ी है, उसको मिटिगेट किया जाए, उसको कम किया जाए। तो इसलिए ये सोशलिस्ट एक ऐसे आइडियल सोसाइटी को रिकॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं जिसमें कि इस तरह का इनइक्वालिटी और पॉवर्टी ना हो, और वहाँ उसी में सारे सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन किसी भी थ्योरिस्ट ने एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, थॉरो एनालिसिस नहीं किया कैपिटलिज्म का, और इसीलिए क्या है, जो ये अर्ली जितने स्कॉलर्स हैं, जिन हम लोगों ने सेंट साइमन से लेकर फूरियर सब की बात की, ये सबको यूटोपियन सोशलिस्ट कहा गया, क्योंकि इन्होंने कभी भी क्रिटिकल तरीके से चीज़ों को नहीं पुटअप किया, और वो जो भी देखते रहे, लेकिन सोल्यूशन के बारे में भी वो काफ़ी अनरियलिस्टिक थे, और उनके सोल्यूशंस ऐसे थे जो हम प्राप्त किए नहीं जा सकते थे। इसलिए इनको जो यूटोपियन सोशलिस्ट नाम दिया गया, स्वप्नलोकीय समाजवादी माना गया। अब आते हैं मार्क्स और एंजल की जो बुक पब्लिश होती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो 1848 में आती है, जिसमें एंजल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में को माना कि ये एक मूव है जो यूटोपियन से हम साइंटिफिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कल्पनावादी समाजवाद से हम अब वैज्ञानिक समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अब आते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है साइंटिफिक सोशलिज्म। वैज्ञानिक समाजवाद ये क्लेम करता है कि ये बेस्ड है हिस्ट्री और सोशल कंडीशन के एक्चुअल एनालिसिस पर, कि इतिहास का और सामाजिक व्यवस्था का जब सटीक रूप से विश्लेषण होगा उसी पर आधारित साइंटिफिक सोशलिज्म है। और ये क्लेम करता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है डेवलपमेंट का, विकास का, या जो कॉज होता है, क्यों समाज में परिवर्तन होता है, इसका बहुत साइंटिफिकली इसका ज्ञान है, और इसका हमें साइंटिफिकली स्टडी भी करनी चाहिए। इसीलिए ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। और मार्क्स ये प्रेडिक्ट भी करते हैं, ये कहते भी हैं कि कैपिटलिज्म को रिप्लेस किया जा सकता है कम्युनिज्म से, साम्यवाद से, और उसके लिए रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल करना होगा वर्किंग क्लास को, एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाना होगा कर्मकार वर्ग को, और वर्किंग क्लास एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह काम करेंगे सोसाइटी में, तभी हम इस वैसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो इगलिटेरियन प्रिंसिपल के नॉर्म पर इस्टेब्लिश हो।
अब आते हैं कि कोर क्या है सोशलिज्म का। जो कोर है ये बेसिकली एक क्रिटिक है, ये आलोचनात्मक एक विज़न है, एक दृष्टिकोण देता है और एक स्ट्रैटेजी है और एक रणनीति देता है। क्रिटिक किसका करता है? ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, कि जो औद्योगिक पूंजीवाद है इसकी ये आलोचना करता है। जो शुरुआती स्वप्नलोकीय समाजवादी थे या साइंटिफिक समाजवादी, उन सब ने क्रिटिक किया किसका? इंडस्ट्रियल वेस्टर्न सोसाइटी का। जो औद्योगिक पश्चिमी समाज है इसका इन दोनों स्कॉलर्स ने, मतलब यूटोपियन सोशलिस्ट और साइंटिफिक सोशलिस्ट, इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। और कैपिटलिज्म ने क्या किया है? बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में और लिविंग कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में पैदा की है। मतलब वेतन में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, धन में लोगों के अंतर हुआ, हैव और हैव नॉट की खाई बढ़ती रही और जीवन परिस्थितियों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिला। और इस कैपिटलिज्म ने क्या किया? एक तरह से वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता है बाय कैपिटलिस्ट। जो कर्मगार वर्ग है उसका शोषण करता है पूंजीपति वर्ग। और ये एक्सप्लॉयटेशन का मीन्स क्या है? कि वर्किंग क्लास को पूरा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है अपने लेबर का, वो जितना श्रम कर रहा है उसका उसे उचित मूल्य प्रदान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन कैपिटलिस्ट अपने लिए ले रहे हैं। अब आता है कि जो मेन टीनेंट्स क्या क्या है आपके सोशलिज्म के, जो प्रमुख आधार स्तंभ है। इसमें एक सोसाइटी का जो विज़न है, एक गुड सोसाइटी के विज़न को लेकर ये चलता है कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो, क्योंकि कैपिटलिज्म कैसा देखा जा रहा है? पूंजीवादी व्यवस्था को एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम माना जाता है कि या तो वो कंट्रोल्ड होना चाहिए या उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि जो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था है वो सबको शोषणमूलक आर्थिक व्यवस्था है। या तो उसको नियंत्रित किया जाए, नियमित किया जाए, या उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। अब उसके दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं एक आदर्श समाज के। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि एक गुड सोसाइटी जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, जहाँ पे कैपिटलिज्म टोटली एबॉलिश हो गया होगा और कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। यानी आदर्श समाज ऐसा होगा जहाँ पे एक वर्ग विहीन समाज होगा, जहाँ पूंजीवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा और जहाँ उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा, यानी समाज के सभी लोगों का उस पर नियंत्रण होगा, समाज का नियंत्रण होगा, ना कि कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का। बाकी सोशलिस्ट मानते हैं कि गुड सोसाइटी इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, अगर हम जो इल इफेक्ट्स है कैपिटलिज्म को उनको हटा देते हैं तब भी गुड सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि अगर हम पॉवर्टी और इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम को ही समाप्त कर दें तो कैपिटलिज्म में ही मॉडिफिकेशन करके हम लोग नई गुड सोसाइटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी ये ड्रास्टिक चेंज, रेडिकल चेंज की नहीं बात करते हैं, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को एबॉलिश करने की बात नहीं करते हैं, उसी में ग्रेजुअल पीस मिल चेंजेस की बात करते हैं कि आप गरीबी और असमानता को समाप्त करके हम पूंजीवादी व्यवस्था को ही में सुधार ला सकते हैं। अब आते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ चेंज में। रिफॉर्म हो या रिवोल्यूशन हो, दो तरीके हैं, या तो सुधार हो या क्रांति हो। जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट है जैसे कि मार्क्सिस्ट है, वो मानते हैं कि एक आदर्श समाज, एक अच्छा समाज रिवोल्यूशनरी मीन्स से ही, क्रांति के माध्यम से ही स्थापित हो सकते हैं। लेकिन जो सुधारवादी सोशलिस्ट है वो डिमांड करते हैं कि जो वॉयलेंट रिवोल्यूशन क्या है वो ना तो ज़रूरी है और ना आवश्यक है, ठीक है, और वो अपेक्षित भी नहीं है और ना वो आवश्यक है। तो इसीलिए हमें कम्युनिटी का कंट्रोल अगर इकोनॉमी पर इस्टेब्लिश कर देते हैं और एक इंटीग्रेटेड एकीकृत नेशनल प्लानिंग, राष्ट्रीय रूप से योजना निर्मित हो, ऐसा सोशलिज्म अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मैन को उसके वर्क से वो अपने आप ही जोड़ देगा। क्योंकि ज़रूरत क्या है कि कम्युनिटी का कंट्रोल इकोनॉमी पर हो, अर्थव्यवस्था पर, उत्पादन के साधनों, उत्पादन के संसाधनों पर कहीं ना कहीं समाज का, समुदाय का नियंत्रण बने और एक इंटीग्रेटेड नेशनल प्लानिंग हो, यानी राष्ट्रीय रूप से प्लानिंग निर्मित की जाए और राज्य देखे कि रिसोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि नहीं। इससे क्या होगा, लोग उनके काम से जुड़ पाएंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, उनके लेबर का प्रॉपर प्राइस रेम्यूनरेशन मिल पाएगा। और उनको फिर क्या होगा कि जो ब्लाइंड फोर्सेस है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, पूंजीवर्ती अर्थव्यवस्था की जो नकारात्मक बल है, इससे धीरे धीरे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और इस तरह से जो वेज स्लेवरी कर रहे थे, बस पैसा प्राप्त करने के लिए बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रहे थे, उस स्थिति से वो मुक्त हो सकेंगे। अब आते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम्स है सोशलिज्म के, जैसे कम्युनिज्म, साम्यवाद, ये एक तरह से रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक एस्पेक्ट है, जिसमें कुछ स्कॉलर मानते हैं कि अगर मार्क्सिज्म थ्योरी है, अगर मार्क्सवाद एक थ्योरी है तो कम्युनिज्म उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो उसका
व्यावहारिक स्वरूप है। कम्युनिज्म के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे राज्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेट देयर इज़ अ स्टेट ओनरशिप ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे राज्य का ही स्वामित्व रहेगा उत्पादन के साधनों पर, क्योंकि राज्य का स्वामित्व रहेगा तब राज्य प्रॉपरली उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात डिसाइड कर सकता है। स्टेट यहाँ तक कि कंट्रोल करता है माइंड्स ऑफ पीपल थ्रू आइडियोलॉजी एंड प्रोपेगेंडा। यू हैव द एग्जांपल ऑफ माओइस्ट आइडियोलॉजी इन चाइना। चाइना में जो कम्युनिज्म माओवादी विचार के आधार पर स्थापित किया गया, वो इसी का उदाहरण है कि राज्य का व्यक्तियों के मस्तिष्क पर, मन पर भी पूरा नियंत्रण होगा और वो अपनी विचारधारा को प्रोपेगेंडा, अपने प्रचार प्रसार के साधनों द्वारा लोगों पर उसके अनुसार ढालने का प्रयास करेगा। और मार्क्स और एंजल इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताते हैं, मार्क्स और एंजल का ये मानना था कि जो इस तरह का सिस्टम डेवलप होगा, इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने के लिए रिवोल्यूशनरी चेंजेस की तो ज़रूरत है, लेकिन रिवोल्यूशनरी चेंजेस के साथ ही हम एक ऐसी सोसाइटी को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं जो सोसाइटी टू सम एक्सटेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग ढल भी जाए और कहीं ना कहीं वो बुर्जुआ वर्ग जो है, बुर्जुआ वर्ग को उनके पोजीशन से हटाकर प्रोलिटेरिएट का उसमें पोजीशन होना चाहिए। उसको वो मानता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट की वो बात करता है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट मतलब यानी प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग वो कुछ समय तक के लिए पावर के पोजीशंस में रहेंगे और उसके बेसिस पर जो सोसाइटी डेवलप होगी वो सोसाइटी कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉपरली वर्क करेगी और वो सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी और उस सोसाइटी में निश्चित रूप से सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखने का कोशिश किया जाएगा। और मार्क्स और एंजल इसीलिए सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं और वो एक ऐसा समाजवाद होगा जिसमें स्टेट विल विदर अवे, यानी राज्य धीरे धीरे वहाँ राज्य समाप्त हो जाएगा और ये एक ऐसी कम्युनिस्टिक, ऐसी साम्यवादी समाज होगा जहाँ पे राज्य संस्थाकृत हो जाएगा, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाएगा, वो एक एजेंसी की तरह काम करेगा। और साम्यवादी समाज में जो मोस्ट रेडिकल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है वो भी लोग देख पाएंगे कि सभी के बीच में समानता को प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया जाएगा। और कम्युनिस्ट कहीं ना कहीं बिलीव भी करते हैं कि जो सोशलिज्म जो इस्टेब्लिश हो सकता है वो अगर वर्कर्स एक रिवोल्यूशन लाते हैं, वो क्रांति लाते हैं, तब जाके सोशलिज्म प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको। अब आते हैं कम्युनिज्म का फर्दर डेवलपमेंट में। मार्क्स जो है वो कभी भी जो कम्युनिज्म का मॉडल है उसको प्रपोज नहीं करता है। अगर हम देखें 20th सेंचुरी में जो सोवियत रशिया में या आज के समय में चाइना और नॉर्थ कोरिया में इस्टेब्लिश हुआ है, उसको कभी भी मार्क्स सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम लोगों को जो कम्युनिज्म का आइडिया है वो हमें थॉट में मिलता है लेनिन और स्टालिन के या माओ के फिलॉसफी में, ठीक है। ये एक तरह से देख सकते हैं, वी कैन विजुअलाइज द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ओनली व्हेन वी ऐड द थॉट ऑफ लेनिन, स्टालिन, माओ टू द फिलोसफी ऑफ मार्क्स। जब हम मार्क्स के विचारों के साथ, मार्क्सवादी विचारों के साथ लेनिन, स्टालिन या माओ की विचारधारा को जोड़ देते हैं, तब हमें साम्यवाद के विचार देखने को मिलते हैं। नहीं तो मार्क्सवाद अलग है और साम्यवाद अलग है। और लेनिन जो कंसेप्ट डेवलप करते हैं उसमें वैनगार्ड पार्टी का कंसेप्ट डेवलप करता है, यानी पार्टी वहाँ डिसाइड करेगी कि कैसा सिस्टम कैसे रन करेगा। स्टालिन और माओ ने इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर दिया कि एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे समाज पर पूरी तरह से नियंत्रण बना रहेगा और व्यक्तियों पर भी नियंत्रण बना रहेगा और वो स्टेट का बना रहेगा। एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ सोसाइटी एंड पीपल बाय द स्टेट टू मार्क्सिज्म। अब वो इस तरह के सिस्टम का देखिए स्टेट का कंट्रोल बना रहता है, जैसा कि हमें सोवियत रशिया में देखने को मिला। तो ये सिस्टम दूसरा है और मार्क्सिस्ट थ्योरी का हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था वो दूसरे तरह से सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करते हैं। नाउ कम टू सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक प्रजातंत्र। ये जो है ये रिफॉर्मिस्ट सोशलिज्म भी इसको कहा जाता है, सुधारवादी समाजवाद, जहाँ रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो कि अभी तक हम क्रांतिकारी समाजवाद की बात करते थे, जो कि मानते थे कि क्रांति के माध्यम से
चेंजेस की बात होती है, तो इसमें सोशल डेमोक्रेट्स बिलीव करते हैं कि सोशलिज्म को हम पीसफुल मेथड से भी ला सकते हैं। ये क्रांति की बात नहीं करते हैं, अभी तक क्रांतिकारी समाजवाद की बात हो रही थी। ये मानते हैं कि शांतिपूर्ण साधनों से भी हम सोशलिज्म को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और मार्क्स मानते हैं कि जो स्टेट है ये कैपिटलिस्ट के हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार की तरह है, जिसको वो एक्सप्लॉय के थ्रू वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉयट करते हैं। और सोशल डेमोक्रेट जो समाजवादी प्रजातांत्रिक विचारक है, ये मानते हैं कि स्टेट जो है ये एबली यूज किया जा सकता है एक व्हीकल की तरह सोशल रिफॉर्म के लिए, कि ऐसा नहीं है कि एक केवल मात्र साधन है, उसको एक साधन के रूप, सामाजिक सुधार के लिए एक अस्त्र के रूप में, एक संचालक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और इससे एक वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को अगर उसको खुद ही बहुत मानवीय बना दिया जाए, उसको थोड़ा और सोशलिस्ट कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, वो व्यवस्था अपने आप में सुधार करके अपने सिस्टम को और अनुकूल बना लेगी। इसलिए ये लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम के पैरामीटर्स को बदल कर ही उसको ज़्यादा समाज उन्मुख बनाने पर बल देते हैं। अब आते हैं फेबियन सोशलिज्म पर। फेबियन समाजवाद ये ब्रिटेन के लेबर पार्टी से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड रही है। फेबियन जो सोसाइटी है ये 1884 में इस्टेब्लिश हुई थी और इनका उद्देश्य था कि जो समाजवादी मूल्य और जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक सोसाइटी है उसको सुधारवादी और ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंजेस के मेथड से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये एक एकेडमिक सोसाइटी थी, एक बौद्धिक समाज की तरह काम करता है, जिससे हम H.G. वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और सिडनी वेब को जोड़ सकते हैं। और इनका बहुत कम विश्वास था कि वर्किंग क्लास अपनी भलाई को खुद देखने में कैपेबल हैं। इसीलिए सोशलिज्म को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना होगा, धीरे धीरे उसको डेवलप करना होगा। ऊपर से ये खुद वो अपने आप में वो जागृत होकर अपना उत्थान कर सकेंगे, ऐसा पॉसिबल डी कम है। अब है इथिकल सोशलिज्म। ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है ये डेवलप होता है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का मॉरल क्रिटिक किया जाता है। और ये थोड़ा सा हम इसको जोड़ सकते हैं जो यूटोपियन सोशलिज्म जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था उसके साथ। ये लोग मानते हैं कि जो समाजवादी मूल्य जैसे कि कम्युनिटी कोऑपरेशन, समुदाय आधारित कार्य, सहयोग, इन सब को अगर बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ अगर लिबरल फोकस जो लिबर्टी और राइट्स की बात करता है, लिबरलिज्म स्वतंत्रता और अधिकारों की भी बात की जाए, सबको साथ में लेकर चला जाए तो सबका डेवलपमेंट हो पाएगा। इस इथिकल सोशलिज्म को आयरिश स्टैनवे इसको इम्प्लीमेंट कर इसका सपोर्ट करते हैं। और इनकी बुक द एक्यूजिटिव सोसाइटी 1920 में पब्लिश हुई थी। ये एक थर्ड वर्जन दिखाते हैं कि कैसे दोनों के बीच में बैलेंस हो सकता है। थर्ड वर्जन में क्या है कि ये कोशिश करते हैं कि एक ऐसा डिज़ायरेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पोजीशन हो, एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सके जो कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच की हो, वो ना लेफ्ट हो ना राइट विंग हो। और ये थियोरेटिकल जो प्रोपोनेंट है ये थर्ड वे माना जाता है। ये तीसरा एक आयाम है जिसमें दोनों के बीच बैलेंस करने की बात की जाती है और एंथनी गिडिंग्स को हम इससे जोड़ सकते हैं। अब हम इसको सम अप करते हैं क्योंकि इसके कई सारे स्ट्रीम्स हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसलिए ये थॉट काफ़ी प्रोसेस में भी हमें समझना होगा कि ये ग्रेजुअली कैसे डेवलप होता है कि जो ये फेयरर थ्रू सोशलिज्म चाहता क्या है कि उचित और प्लान्ड इकोनॉमी के थ्रू ऐसे अरेंजमेंट किया जाए ताकि जो हर इंसान है, हर मनुष्य है, उसको फ्रीडम मिल सके और वो जो मटेरियल केयर से उसकी भौतिक आवश्यकताएं, परेशानियों से वो निजात प्राप्त हो सके और कहीं ना कहीं वो उसको अपना मन अपनी उसकी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो चहुमुखी विकास है उसके करने में वो कैपेबल हो। और सोशलिस्टिक सोसाइटी ऐसा हो जहाँ पर जो मटेरियल हार्डशिप है, जो भौतिक जीवन की जो दुविधाएं, कष्ट है, उससे निजात मिल सके और एनवायरमेंटल जो लिमिटेशंस हैं, जो भौतिक आवश्यकताओं की कमी या जीविकोपार्जन की आवश्यकताओं की कमी से लोगों को जूझना ना पड़े और उसे फ्रीडम हो, ह्यूमन अपने एक्शंस को प्रॉपरली कर सके, मैन का मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके, ऐसी एटलीस्ट भौतिक आवश्यकताएं, मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। और सोशलिस्ट इस तरह की सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं किसके थ्रू? सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, कि उत्पादन के साधनों पर जब सामाजिक स्वामित्व रहेगा कुछ लोगों के स्वामित्व की जगह, तो कहीं ना कहीं हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक समता पर आधारित समाज का निर्माण करने में कैपेबल हो पाएंगे। तो इस बेसिस पर हम इस कंसेप्ट को समझते हैं और सोशलिज्म के अलग अलग स्ट्रीम्स का कोर है कि लोगों के बीच